और अब बात करते हैं राजनीति की। आज की बड़ी खबरों की, राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले इटावा से आ रही है। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। न्यूज 18 आपको शिवपाल के मुलायम के घर जाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। शिवपाल ने मुलायम सिंह यादव के आवास पर उनसे मुलाकात की है। मुलायम से मुलाकात के बाद शिवपाल ने न्यूज 18 से कहा कि मैं हमेशा नेताजी के साथ हूं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव अब से कुछ देर में मैनपुरी में नामांकन करने वाले हैं। मुलायम के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। सपा बसपा गठबंधन ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। शिवपाल यादव ने मुलायम से मिलने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मैं हमेशा नेताजी के साथ हूं। जब भी मुलायम सिंह नामांकन करने गए हैं, शिवपाल जी उनके साथ रहे हैं। शिवपाल जी, आज का जो दिन है, क्या मायने हैं उसके? समर्थकों का कहना है, लोगों का कहना है कि आपको भी रहना चाहिए क्योंकि आपने हमेशा नेताजी का साथ दिया और मिलकर पार्टी खड़ी की। नेताजी को हमारा पूरा समर्थन है और ये सब लोग जो खड़े हैं और इसी तरीके से पूरे जसवंतनगर क्षेत्र के लोग नेताजी को जिताएंगे और नेताजी का तो आशीर्वाद है हमारा और हमेशा हमने नेताजी का सम्मान दिया और देंगे। और हमारा भी चुनाव है, हम फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं, नेताजी मैनपुरी से लड़ रहे हैं, तो हम नेताजी के साथ हैं। हमने पहले ऑफर भी किया था, लेकिन और फिर ये भी कहा कहीं से भी नेताजी चुनाव लड़ें और हम उनको जिताएंगे, पूरा हमारा समर्थन है। पहला चुनाव होगा उनका जब उनके नामांकन में आप नहीं होंगे। हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आशीर्वाद लेके हमारी मीटिंग लगी है, हमारी 20 मीटिंग लगी है। आज हम नेताजी के पास जा रहे हैं और जाकर के आशीर्वाद लेंगे, नेताजी को बधाई देंगे, नेताजी को आश्वासन देंगे कि नेताजी को जिताएंगे, समर्थन देंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आवास पर शिवपाल सिंह यादव, उनके छोटे भाई जो अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं। आज मुलायम सिंह को नामांकन करना है मैनपुरी लोकसभा के लिए। मुलायम सिंह के जीवन का शायद ये पहला चुनाव होगा जब उनके नामांकन में शिवपाल यादव नहीं होंगे, क्योंकि शिवपाल शुरू से ही उनके सहयोगी रहे। भाई के साथ साथ पार्टी में एक सहयोगी के रूप में शुरू से ही पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक कुछ दिनों पहले तक वो पार्टी में उनके साथ ही रहे। हालांकि शिष्टाचार भेंट के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। शिवपाल जी का कहना है कि आज उनकी कई मीटिंगें लगी हुई हैं, उनमें वो व्यस्त हैं, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ समझे जा सकते हैं। कल ही अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि फिरोजाबाद की सीट जहां से शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, वो सीट भी सपा और बसपा गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। कुल मिला के सियासी तलवारें भले खिंच गई हों, लेकिन लगातार शिवपाल यादव ने यह प्रयास किया है कि मुलायम सिंह यादव से उनका प्रेम बना रहे। इटावा से न्यूज 18 के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो काफी अहम दिन है आज। मुलायम सिंह यादव नामांकन करने वाले हैं और देखना यह होगा कि उनके भाई शिवपाल उनके साथ मौजूद रहते हैं कि नहीं। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुनीश त्रिपाठी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं, दीपक हमारे साथ इटावा से जुड़े हुए हैं। मुनीश, मुलायम सिंह यादव कब तक नामांकन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी दी जा रही है? जी, अभी जो ताजा जानकारी है, इटावा से वो चल दी है। सिपाही में पूजन अर्चन करेंगे, इसके बाद में मैनपुरी के लिए निकलेंगे। जहां तक मैनपुरी की बात है तो मैनपुरी कार्यालय पर मुलायम के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मंच सज चुका है, उनके आगमन का इंतजार किया जा रहा है। सारे कार्यकर्ता जो क्षेत्र के हैं वो सारे मंच पर के पास पहुंच चुके हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं। केवल मुलायम का इंतजार है कि वो आए और पर्चा दाखिल करें। जी ठीक है दीपक, शिवपाल से जब आप बात कर रहे थे तो आपने एक सवाल किया कि आज नामांकन के वक्त मुलायम सिंह यादव जब नॉमिनेशन करेंगे तो शिवपाल उनके साथ रहेंगे या नहीं। क्या इस सस्पेंस से अब पर्दा उठ पाया है? जी हाँ, बिल्कुल। अब स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी का जो धर्म युद्ध है वो खुलकर सामने आ गया है। बिल्कुल जो महाभारत में प्रसंग था कि अर्जुन अपने परिवार के लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उसी तरह शिवपाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रयास किया, आज भी मुलायम सिंह से वो मिलने आए। उनकी तरफ से लगातार कोशिश है कि मुलायम सिंह की ओर से संबंधों को बेहतर करने की कोई पहल हो या कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकले। और मुलायम सिंह को जो वो सम्मान दे रहे हैं, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भाई के तौर पर अपने फर्ज को
पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। मुलायम को वो बड़ा भाई मानते हैं, पार्टी का बड़ा नेता मानते हैं, समाजवादी विचारधारा का बड़ा नेता मानते हैं, तो वो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव ने कल साफ कहा है कि शिवपाल यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं फिरोजाबाद से, वो सीट समाजवादी पार्टी, उनका गठबंधन हर हाल में बड़े बहुमत से जीतेगा। तो अब तलवारें भी खिंच गई हैं और स्पष्ट हो गया है कि चुनावी रण में समाजवादी पार्टी का जो परिवार है, जो समाजवादी परिवार है इटावा का, वो दो खेमों में आमने सामने है और इस रण में उन्हें अपने आप को साबित करना है। उनके अस्तित्व का रण है ये। समाजवादी पार्टी के पास जो भी क्षमता थी उसने चुनाव में लगा दिया है। बसपा से गठबंधन कर लिया है, जिस पार्टी के खिलाफ वो लंबे समय से लड़ाई लड़ते थे, चुनाव में उस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी होती थी, उससे गठबंधन कर लिया है। तो शिवपाल यादव के सामने भी अब एक बड़ा धर्म संकट है। भले ही मुलायम सिंह यादव साफ खड़े नजर आ रहे हैं अखिलेश के खेमे में, क्योंकि वो अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि शिवपाल ने उन्हें न्योता दिया था कि वो शिवपाल की पार्टी से लड़े, शिवपाल की पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े, लेकिन वो प्रस्ताव मुलायम सिंह यादव ने नामंजूर कर दिया था और वो अपने बेटे अखिलेश यादव अब तेवर थोड़े से बदले हुए हैं मुलायम के। मुनीश, समाजवादी कुनबा आज मुलायम के साथ मौजूद रहेगा नॉमिनेशन के टाइम पर। क्या जानकारी दी जा रही है? अखिलेश मौजूद रहेंगे, बहू डिम्पल मौजूद रहेंगी और कौन कौन से बड़े नेता रहेंगे साथ में? जी, जहां तक नॉमिनेशन में शामिल होने की बात है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। मंच सज चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सूचना मिल रही कि पार्टी के महासचिव राष्ट्रीय रामगोपाल यादव भी रहेंगे। तमाम विधायक पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष ये सारे लोग मुलायम के नॉमिनेशन में शामिल होने वाले हैं उनका। और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय में। और जहां तक मुलायम के जो राजनीतिक परिवार में तनाव की बात है, वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है कि शिवपाल जहां रामगोपाल के लड़के के सामने फिरोजाबाद में सामने खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो जहां तक मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है तो यहाँ शिवपाल जरूर मुलायम को समर्थन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां तक फिरोजाबाद की बात है वहाँ उनके सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। पर राजनीतिक जो महत्व की बात है कि मुलायम अखिलेश का टारगेट सबसे ज्यादा ये है कि मुलायम को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से पार्लियामेंट भेजे एक बार फिर। ये अखिलेश ने और उनके समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने ये रणनीति बना ली है, व्यूह रचना बना ली है मूलतः। दीपक, मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात के दौरान शिवपाल से क्या कुछ कहा? कुछ शिवपाल ने क्लियर किया है? जी, अभी जो अपने सहयोगी जी दीपक जैसा कि बता रहे थे कि कि हम मुलायम के समर्थन में हैं और यही सूचना मिल रही है कि मुलायम के समर्थन में हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। और राजनीतिक महत्व की बात है और बड़े भाई का जहां तक बात है, भ्रातृत्व तो बीच में दोनों के बीच में है, लेकिन जहां तक राजनीतिक बातें हैं वो रिफ्ट सीधे तौर नजर आ रही है। ठीक है, नजर बना रखिए आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। मुलायम के नामांकन के लिए विशेष रथ तैयार कराया गया है, जैसा कि बता भी रहे हमारे सहयोगी। हाइड्रोलिक एसी बस में समाजवादी रथ बनाया गया है। खास रथ पर सवार होकर मुलायम और अखिलेश नामांकन के लिए रवाना होंगे। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी रथ पर एक बार फिर पुराना स्लोगन काम बोलता है लिखा है, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो स्लोगन दिया था उसी स्लोगन के सहारे सपा लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी। आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, जिस रथ पर सवार होके आज नॉमिनेशन किया जाएगा, पूरा जो स्लोगन अगर हम देखें तो ये पुराना स्लोगन है। अखिलेश ने जो जीत का परचम लहराया था, लग रहा है कि लोकसभा में भी उसका असर होगा। जी, काम बोलता है कि थीम पर ही पिछला चुनाव लड़ा था इन लोगों ने, लेकिन इस बार की परिस्थितियां थोड़ा बदली हुई हैं। इस बार समाजवादी कुनबा जरूर मुलायम के साथ है, लेकिन मुलायम का जो कुनबा है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। शिवपाल यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव के बहनोई जो है वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। तो कुल मिला के आदित्य यादव जो शिवपाल के बेटे हैं वो अपने पिता के साथ हैं। तो समाजवादी कुनबा बेशक मुलायम के साथ है, लेकिन मुलायम का जो खुद का कुनबा है वह बिखरा हुआ नजर आता है, अलग अलग धड़ों में बटा हुआ नजर आता है।
तो ये बड़ी चुनौती होगी मुलायम सिंह यादव के लिए, अखिलेश यादव के लिए। मैनपुरी हालांकि उनका गढ़ है, लेकिन जो परिवार है, जो रिश्तेदार हैं, वो भी बढ़ चुके हैं। शिवपाल के रिश्तेदार शिवपाल के साथ हैं, और जो अखिलेश के रिश्तेदार हैं वो अखिलेश के साथ है, रामगोपाल के रिश्तेदार रामगोपाल के साथ है। तो परिवार का जो कुनबा है वो बिखरा हुआ नजर आता है 2019 के महासमर में, और इसका निश्चित रूप से कहीं न कहीं असर पड़ेगा। तो ये बड़ी बात होगी इस बार कि शिवपाल यादव अखिलेश और शिवपाल की दूरियां हमें पता है, लेकिन अगर नामांकन से ठीक पहले शिवपाल मुलायम से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो इसके भी संकेत थोड़े अलग आ रहे हैं। जी, शिवपाल की कोशिश रहती है कि नेताजी का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे, और इसी कोशिश के तहत उन्होंने ऑफर किया था चुनाव लड़ने का। तो शिवपाल की तरफ से पूरी तैयारी रहती कि हर क्षण हर पल नेताजी का आशीर्वाद मिले, लेकिन बीच में जो कड़वाहट है अखिलेश यादव से वो आड़े आ जाती है, और उसी का नतीजा है। जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि शिवपाल यादव मैनपुरी में मुलायम के नामांकन में नहीं मौजूद रहेंगे, क्योंकि शिवपाल को खुद को भी स्थापित करना है, और उनका बेटा उनके साथ है, उनके रिश्तेदार उनके साथ हैं। ऐसे समय में जब उनके साथ यादव परिवार का बाकी कुनबा अलग हो गया है, तो मुश्किल नजर आ रहा है कि शिवपाल शायद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि मैनपुरी में मुलायम के साथ खड़े नजर न आए। जी मोनिका। इसके साथ ही हिमांशु, जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, एक तरफ भाई से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं शिवपाल, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और ऑल द बेस्ट कहने के लिए, और जीत भारी बहुमत के साथ हो इसकी भी आशा वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खुद पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनौती भी दे रहे हैं। पूरा समाजवादी कुनबा आज मुलायम के साथ जब मौजूद रहेगा तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन भी होगा। ये आंकने की कोशिश की जाएगी कि महागठबंधन की स्थिति क्या है। जी, निश्चित रूप से चूंकि समाजवादी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव इस वक्त के दौर के हैं, तो मुलायम सिंह यादव का नामांकन है, तो लिहाजा सारी समाजवादी शक्तियां एक मंच पर आएंगी और मुलायम के ताकत का एहसास कराएंगी, ताकि लगे कि हाँ नेताजी का नामांकन हो रहा है। लेकिन बड़ी बात शिवपाल को हमेशा याद रखनी होगी शिवपाल के मसले में, कि शिवपाल हमेशा चाहेंगे कि उनकी जीत हो, क्योंकि लड़ाई अंदरूनी है, पारिवारिक है, और वो पिछली बार भी चुनाव के वक्त दिखी थी और इस बार वो खुलकर सामने आ गई है। तो पूरी तरह से समाजवादी कुनबा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो परिवार में विवाद है और महागठबंधन भी, अब देखना यह है कि आज जब नामांकन करने के लिए पहुंचते हैं मुलायम सिंह यादव तो किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। एक बात तो साफ है कि शिवपाल इसमें मौजूद नहीं रहने वाले हैं। अगली खबर की बात करते हैं। संभल से ये बड़ी खबर है। धर्मेंद्र यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बिना अनुमति वाहनों को यहां से निकाला गया उनका काफिला। वायरल वीडियो में 12 वाहनों का काफिला दिख रहा है। धर्मेंद्र को नोटिस दिया गया है एसटीएम की ओर से। गन्नौर विधानसभा के धनारी में काफिला निकालने का ये मामला है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और ये सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है। धर्मेंद्र यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन यहां किया है। एक के बाद एक आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से 12 वाहनों का ये काफिला यहां से रवाना हो रहा है। ये वीडियो वायरल हो चुका है, जिसके बाद अब नोटिस दिया गया है। गुरनौर विधानसभा के धनारी में ये काफिला निकाला गया था। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। बिना अनुमति के वाहनों को यहां से निकाला गया है, और अब इस पूरे मामले में एसटीएम ने धर्मेंद्र को नोटिस जारी किया है। संभल से हमारे सहयोगी सुनील हमसे जुड़ गए हैं। सुनील, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, एक और मामला सामने आया और इस बार नोटिस धर्मेंद्र यादव को दिया गया है। बदायूं लोकसभा का गुन्नौर विधानसभा के धनारी कस्बे का मामला है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कल एक जुलूस का रात यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें करीब 12 वाहन जो हम लोग को वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो निकाले गए हैं। ठीक है, बिना अनुमति का मामला था ये। सर्विलांस टीम ने इसको कैच किया है। उसके बाद गुन्नौर एसडीएम भी पहुंचे। आज हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है हम नोटिस दे रहे हैं। देर रात चूंकि रात ज्यादा हो गई थी, आज हम उनको नोटिस दे रहे हैं। यदि उन्होंने इसका सही जवाब नहीं दिया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ऐसे में क्या धर्मेंद्र की ओर से कुछ कहा गया है? नहीं, धर्मेंद्र की ओर से उनका कोई पक्ष नहीं आया है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। धर्मेंद्र यादव ने आचार संहिता को उल्लंघन किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिना अनुमति के 12 वाहनों का ये काफिला यहां से निकाला गया। और अब बात करते हैं सीएम योगी के इंटरव्यू की। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है।
और मुझे लगता है कि किसी को छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी कैंपेन लगातार जारी है। अपने इस व्यस्ततम चुनावी अभियान के दौरान न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की। सीएम ने तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देश की सियासत की बात होती है तो अयोध्या जरूर उसके केंद्र में होता और इस वक्त प्रियंका गांधी ने दौरा किया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में काफी सियासत हो गई। संतों ने इसको बाकायदा नाराजगी व्यक्त की, कहा ये सियासी यात्रा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सभा में जबरदस्त हमला बोला और कहा दोनों बेल पर है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है। महाराज जी, क्या पूरा ये वाकया है? देखिए, मंदिर कौन जाए कौन न जाए, उसकी अपनी आस्था है, लेकिन आपको अपने स्वयं की आस्था या अनास्था के कारण जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी को छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। मिसेज बाड्रा अयोध्या गई। अयोध्या में उन्होंने रामलला का दर्शन करना था नहीं करना था, ये उनका विषय है। लेकिन उनका ये कहना कि अयोध्या में मैं रामलला का दर्शन इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि वो विवादित जगह है, यह हिंदू समाज का अपमान है। रामलला परब्रह्म परमात्मा है, वे विवादित नहीं है। हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, कैसे आप विवादित कह सकते हैं? और फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष जो खंडपीठ बनी थी, तीनों सम्मानित जजेस ने एक स्वर से तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर रामलला कहां से विवादित हो गए? एक। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि रामलला से जुड़ा हुआ मामला, उस जमीन से बंटवारे से संबंधित जो मामला खंडपीठ ने दिया है, 3 भागों में बांटने की जो बात की है, उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। यह तो तय हो चुका है कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है। प्रश्न अब ये उठता है कि अगर वो विवादित भूमि है इसलिए या विवादित जगह है इसलिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं पूछना चाहता हूं, न्यायालय की जमानत पर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और मिसेज बाड्रा के पति श्री रॉबर्ट वाड्रा भी स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं। क्या इसके बारे में श्रीमती प्रियंका वाड्रा अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी? तीसरी बात, रामलला के पावन स्थल को विवादित बता करके देश और दुनिया में रहने वाले सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति या किसी भी दल को नहीं है। आप माने न माने आपका विषय है। कांग्रेस वैसे भी नहीं मानती। कांग्रेस ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, उन्हें मिथक माना था। स्वाभाविक रूप से ये लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वह कांग्रेस है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो कांग्रेस वकीलों की एक फौज वहां खड़ी करके इस मामले में अनावश्यक व्यवधान पैदा की है। समय पे सुनवाई न हो, समय पे मामले का निस्तारण न हो, एक कड़वा कड़वा थो या मीठा मीठा गप और थोड़ा कड़वा कड़वा थो नहीं चल सकता है। देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपमान के लिए, भगवान राम को विवादित बताने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी के पहले राहुल गांधी भी कई मंदिरों पर गए, जनेऊ भी पहने, इसके पहले चुनाव में पूजा भी की और अब प्रियंका गांधी भी वही कर रहे हैं। क्या इससे उत्तर प्रदेश में वो अपनी जनाधार को वापस लेना चाहती हैं? क्या जताना चाहती हैं? देखिए, मंदिर में कोई भी जा सकता है,
लेकिन इन दोहरा चरित्र नहीं चल सकता भाई। अब इटली जाए तो वहां पे अपने को कैथोलिक चर्च कहें, जो कैथोलिक क्रिश्चियन कहें, और सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो नॉन हिंदू विजिटर का जो रजिस्टर है उसमें आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं, और जब आपको हिंदू वोट लेने होते हैं तो अपने को आप अपना गोत्र बता करके और जनेऊ दिखा करके आप लोगों में भ्रम पैदा भी करना चाहते हैं। ये आपका विषय है। कभी नहीं कहा गया किसी को कौन मंदिर जाए कौन न जाए। सबकी आस्था है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार व्यक्ति जा सकता है, कहीं भी कोई निर्णय ले सकता है, लेकिन आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रियंका गांधी शायद इसीलिए काशी गई, क्योंकि वहां आपने कुंभ किया, गंगा साफ आपने किया, यात्रा वो कर रही हैं, प्रयागराज गई और फिर अयोध्या आई। इसके पीछे उनको लगता है कि बीजेपी ऐसा ही करके सफल हो रही है, शायद उनको लगता है कि यही रास्ता हमको भी चुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का झूठ देश के सामने आ चुका है, बार बार आ चुका है। कितना झूठ और कब तक झूठ बोलेंगे लोग, एक्सपोज हो चुके हैं। ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के इस झूठ का जवाब जनता इस चुनाव में जोरदार तरीके से देने जा रही है। पूरा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोदी जी के विकास, सुशासन और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान की उसके साथ में है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस को अपने कृत्यों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस चौकीदार को लेकर वो लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे थे, राफेल की बात की जा रही थी, वही चौकीदार कैंपेन आज आप लोगों ने शुरू किया और वही उनके लिए भारी पड़ रहा है। देखिए, नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी बड़ा नहीं बना सकती। कांग्रेस की नकारात्मकता ही उसे आज न्यूनतम स्तर पर लेके आई है। और 2019 का लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होना तय है। एक परिवार के एकाधिकार से देश की सामान्य जनता, कॉमन पब्लिक के लिए, जो हे दृश्य कॉमन पब्लिक को ये देखती थे, कांग्रेस के लोग देखते थे, मुझे लगता है कि ये वही चिढ़ थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने आप उससे भी आगे जाकर के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से सफाई कर्मियों को जो सम्मान दिया, उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है और यह साबित किया है कि इस देश के संसाधनों की रक्षा करने वाला, देश के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला हर व्यक्ति अपने आप में चौकीदार है। और मुझे लगता है चौकीदार कैंपेन हमारा इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कैंपेन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जिनको सुनने के लिए क्या सड़क, क्या शहर, क्या गांव, हर जगह भीड़ आती है। और अब उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी पर हमला बोल दिया। कहा अगर राम जन्मभूमि विवादित है तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी विवादित हैं, उनके भाई राहुल गांधी भी विवादित हैं और उनकी मां सोनिया गांधी जो सभी बेल पे हैं, उन्हें उनके से भी संबंधों को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही कहा कि सभी चौकीदार हैं और लोकसभा चुनाव में 2019 में इसका जवाब कांग्रेस को मिल जाएगा। और अयोध्या के साथ, आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ की है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद खान के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चीन को भारत के तत्कालीन पीएम ने वीटो पावर गिफ्ट किया था और यही वजह है कि आज मसूद अजहर बचा हुआ है। इसके साथ ही शाह ने कहा कि भारत की मौजूदा नीति की वजह से आज चीन अलग थलग पड़ा है और इस मुद्दे पर दुनिया के देशों में भारत के लिए सहानुभूति है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा यहाँ पर चाइना का भी है। हम लोगों ने देखा है कि मसूद अजहर को आज चौथी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने वीटो का इस्तेमाल किया। तो भारत का रवैया क्या रहेगा चाइना की तरफ? पहले इस बात पर स्पष्टता होनी चाहिए, चाइना को वीटो क्यों मिला। वीटो का अधिकार 50 के दशक में हिंदुस्तान को मिलने वाला था।
संबंध सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक थाली में गिफ्ट कर वीटो का अधिकार चाइना को दे दिया, जो आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, अपनी चौथी पीढ़ी में जरा जाकर देखिए कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है। चाहे कश्मीर की हो, चाहे चीन के वीटो की हो, सारी प्रॉब्लम 4 पीढ़ी पहले आपके परिवार से ही शुरू हुई। और जहां तक सवाल भारत का सरकार की आज की नीति का है, चीन भी अलग थलग पड़ा है, अकेला पड़ा है। इस मुद्दे पर दुनिया के सारे देश भारत के साथ सिंपैथी भी रखते हैं, इसका समर्थन भी करते हैं। मैं मानता हूं आगे इसी तरह से चलता रहा तो कभी न कभी चीन ने भी हमारा साथ देना पड़ेगा। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। इधर न्यूज 18 के खास शो एजेंडा इंडिया में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान को झूठा बताते हुए कहा कि उसी देश में बैठकर आतंकियों के आका पुलवामा जैसे हमले की जिम्मेदारी लेते हैं और पाकिस्तान लगातार सबूत की मांग करता है। पाकिस्तान के लगातार झूठ बोलने का ही नतीजा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग हो रहा है। 2016 surgical strikes, 2019 aerial strikes, you have set a new template. I'm trying to understand, but this hasn't really acted as a deterrent. A habitual breaker of law, that is Pakistan, repeatedly uses non-state actors to propagate violence. Distances itself saying, we've not done it, our men in uniform have not done it. But that has been supported by the men in uniform in Pakistan is now globally known. So, for a country which repeatedly violates international norms of bilateral relationship or interstate border related matters, you have a fact before you. So by repeatedly naming them and repeatedly isolating them in international fora, we are only telling Pakistan, sorry, we are not any longer going to sit and watch you fail in your own promise. Every incident has seen Pakistan say, no, we'll take care of it, give us the proof, we'll make sure such things don't happen, but we don't have any camps. You give the proof, you wait, they don't act. Haven't you seen that happening repeatedly? Even this time in Pulwama. The group which has done it sits in Pakistan and claims it, but Pakistan's government says, no, it's not us. So, by repeatedly naming and also isolating them in the international fora, you're only making it obvious